नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान और राजभाषा के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर झारखंड जेट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ से सवाल तो बनते ही हैं। तो आज हम संविधान के उन्हीं आर्टिकल्स को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे जहाँ से ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो कभी सोचा है एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियां हों, उसके लिए कोई एक ऑफिशियल भाषा चुनना मतलब कितना मुश्किल काम रहा होगा। ये सच में एक जबरदस्त पहेली थी और हमारे संविधान बनाने वालों के सामने यही चुनौती थी कि इसे सुलझाएं कैसे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर उन्होंने इस भाषाई पहेली को सुलझाया कैसे। वो कौन सा फॉर्मूला निकाला जो इतनी सारी भाषाओं वाले देश को एक धागे में पिरो सकता था। चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। और इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि सीधा हमारे संविधान में ही मिलता है। तारीख थी 14 सितंबर 1949। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन था जब संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। अब यहाँ एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। और हाँ, यही वजह है कि हम हर साल इसी दिन को हिंदी दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि केंद्र सरकार के लेवल पर यानी यूनियन के लिए भाषा के क्या नियम बनाए गए। और इसका जो पूरा ढांचा है ना, वो हमें मिलता है संविधान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में, अनुच्छेद 343 और 344। देखिए, आर्टिकल 343 जो है वो इस पूरी व्यवस्था की नींव है। ये तीन बहुत ही सीधी सादी बातें कहता है। पहली, संघ की राजभाषा होगी हिंदी। दूसरी, इसकी लिपि होगी देवनागरी। और तीसरी बात जो उस समय के लिए बहुत ही जरूरी थी, वो थी एक ट्रांजिशनल पीरियड की, मतलब संविधान लागू होने के बाद भी आने वाले 15 सालों तक अंग्रेजी का इस्तेमाल सरकारी कामकाज में जारी रहेगा। ऐसा इसलिए ताकि कोई भी काम अटके नहीं, सब कुछ स्मूथली चलता रहे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाकई दिलचस्प है। ये सीधे सीधे उस सोर्स डॉक्यूमेंट का हिस्सा है जहां ये लिखा है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मतलब जो बात हम कर रहे हैं वो सीधे संविधान से आ रही है, कोई इधर उधर की बात नहीं। हाँ, लेकिन ये बदलाव जाहिर है रातों रात तो नहीं हो सकता था। इसीलिए आर्टिकल 344 में एक बहुत ही समझदारी भरा कदम उठाया गया। एक कमीशन यानी एक आयोग बनाने की बात की गई। और इस आयोग का काम क्या था? इसका काम था राष्ट्रपति को ये सलाह देना कि हिंदी के इस्तेमाल को धीरे धीरे और बिना किसी परेशानी के कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जहां हमारे कानून बनते हैं, मतलब हमारी संसद और राज्यों की विधानसभाओं में, वहां भाषा को लेकर क्या नियम तय किए गए हैं। और यहीं पर ना हमें केंद्र और राज्यों के बीच एक बहुत ही साफ फर्क दिखाई देता है। आर्टिकल 120 ये कहता है कि संसद का जो भी कामकाज है वो हिंदी या अंग्रेजी में होगा, सिंपल। लेकिन आर्टिकल 210 राज्यों को ज्यादा आज़ादी देता है। वो कहता है कि राज्य की विधानसभा में काम उस राज्य की अपनी राजभाषा या हिंदी या फिर अंग्रेजी, इनमें से किसी में भी हो सकता है। तो यहां से हमें संविधान का वो लचीलापन, वो फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आती है। मतलब हिंदी और अंग्रेजी को मेन भाषा तो बनाया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोलना चाहे तो उसे भी इसकी इजाजत होगी। और सबसे बड़ी बात, राज्यों को अपनी भाषा चुनने का अधिकार दिया गया। इससे संघवाद को मजबूती मिली। ये माना गया कि हर राज्य की अपनी एक अलग पहचान है और उसका सम्मान होना चाहिए। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये वो आर्टिकल्स हैं जो राज्यों को भाषा के मामले में असली पावर देते हैं। और हाँ, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, उनके लिए तो ये हिस्सा समझना बहुत ही जरूरी है। आर्टिकल 345 का ये जो हिस्सा है ना, ये भाषाई संघवाद का, जिसे लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म कहते हैं, उसका मूल मंत्र है। ये बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कोई भी राज्य कानून बनाकर अपने यहाँ इस्तेमाल होने वाली किसी एक या एक से ज्यादा भाषा को या फिर हिंदी को अपनी ऑफिशियल भाषा के तौर पर अपना सकता है। और ये देखिए, हम उसी प्रावधान को सीधा संविधान से देख रहे हैं। सोचिए बस, ये एक लाइन राज्यों को अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान बनाए रखने की कितनी जबरदस्त ताकत देती है। इससे ये पता चलता है कि हमारे संविधान के दिल में डाइवर्सिटी के लिए कितना ज्यादा सम्मान है। देखिए, संविधान सिर्फ राज्यों को अधिकार देकर छोड़ नहीं देता, वो ये भी पक्का करता है कि सब मिलकर काम करें और किसी की भी भाषा पीछे न छूट जाए। आर्टिकल 346 ये तय करता है कि राज्यों के बीच कम्युनिकेशन किस भाषा में होगा।
वही आर्टिकल 347 भाषाई अल्पसंख्यकों को मतलब लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को सुरक्षा देता है। ये कहता है कि अगर किसी राज्य में कोई भाषा बोलने वालों की अच्छी खासी संख्या है तो उनकी भाषा को भी आधिकारिक मान्यता मिलनी चाहिए। तो अभी तक हमने संविधान के अलग अलग हिस्सों को देखा। चलिए अब इन सभी को एक साथ रखकर भारत की भाषा नीति की जो पूरी तस्वीर बनती है उसे समझते हैं। ये जो टेबल है ये हमारी पूरी चर्चा का एक तरह से निचोड़ है। ये वो सारे जरूरी आर्टिकल्स हैं जो भारत की भाषा नीति की नींव है। चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे हर आर्टिकल उस बड़ी भाषाई पहेली का एक जरूरी टुकड़ा है। तो फिर इस पूरी पड़ताल से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? सबक यह है कि हमारे संविधान ने किसी पर कोई एक भाषा थोपी नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने एक संतुलन का, एक बैलेंस का बहुत ही खूबसूरत रास्ता निकाला। एक तरफ राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी को एक लिंक लैंग्वेज के तौर पर बढ़ावा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों की जो अपनी अनूठी भाषाई पहचान है उसका भी पूरा सम्मान किया और किया। सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कंफ्यूज कर देता है। सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और संसद से पास होने वाले कानूनों की ऑफिशियल भाषा यानी आधिकारिक भाषा क्या है? इसका जवाब हमारे संविधान में ही है और आज हम उसी जवाब को डिकोड करने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये सिर्फ जानने की बात नहीं है, ये सीधे सीधे नंबर स्कोर करने की बात है। नेट, टीजीटी और पीजीटी जैसे टीचिंग एग्जाम्स में तो भाषा नीति से जुड़े सवाल पक्का आते हैं, इसलिए एक एक डिटेल पर गौर करना होगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम कानून की भाषा से शुरू करेंगे, फिर आर्टिकल 348 को समझेंगे, 349 की जो खास शर्त है उसे देखेंगे, 350 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को जानेंगे और 351 में हिंदी के लिए क्या मिशन है वो समझेंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए एक जबरदस्त क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 348 की। इसे आप ऐसे समझिए कि ये वो नींव का पत्थर है जिस पर हमारे देश की कानूनी भाषा की पूरी इमारत खड़ी है। इसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। संविधान का ये आर्टिकल एकदम साफ साफ बताता है कि जब तक हमारी संसद कोई नया कानून नहीं बना देती, तब तक देश की सबसे बड़ी अदालतों यानी सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट्स में कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी, और वो भाषा है इंग्लिश। जी हां, अंग्रेजी। बिल्कुल सीधा और साफ नियम है। आर्टिकल 348(1) कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हर हाई कोर्ट की सारी कार्रवाई अंग्रेजी में ही होगी। ये एक तरह से डिफॉल्ट सेटिंग है, इसे याद रखना है। अच्छा, अब यहां थोड़ा और ध्यान देना होगा। बात सिर्फ कोर्ट की कार्यवाही तक ही नहीं है। संसद या विधानसभा में पेश होने वाले बिल, जो कानून पास होते हैं, राष्ट्रपति या गवर्नर के जो अध्यादेश होते हैं और सरकार के सभी आदेशों और नियमों का जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट होता है, मतलब जो प्रमाणिक पाठ होता है, वो भी अंग्रेजी में ही होगा। एग्जाम में यहीं से सवाल घुमाकर पूछा जा सकता है। तो एक मिनट, क्या ये नियम एकदम पत्थर की लकीर है? क्या हाईकोर्ट में किसी और भाषा का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता? क्या हमारे संविधान बनाने वालों ने इसकी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी? जी हां, बिल्कुल छोड़ी है, और ये एक बहुत बड़ा अपवाद है। देखिए, किसी राज्य के राज्यपाल अगर चाहें तो वो राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेकर उस राज्य के हाई कोर्ट की कार्यवाही में हिंदी या उस राज्य की जो भी राजभाषा है उसके इस्तेमाल की इजाजत दे सकते हैं। यहां दो चीजें याद रखनी है। पहल राज्यपाल करेंगे और सहमति राष्ट्रपति की जरूरी है। अब आते हैं आर्टिकल 349 पर। इसे आप एक तरह का सेफ्टी लॉक समझ सकते हैं। ये आर्टिकल ये पक्का करता है कि आर्टिकल 348 में दिए गए भाषा के नियमों को बदलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये आर्टिकल कहता है कि अगर अदालतों की भाषा को बदलने के लिए संसद में कोई बिल लाना है तो उसके लिए पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, और राष्ट्रपति भी ये मंजूरी एक खास आयोग की सिफारिशों को देखने के बाद ही दे सकते हैं। मतलब ये प्रक्रिया काफी सख्त रखी गई है। चलिए अब कानूनी भाषा से थोड़ा हटकर बात करते हैं भाषाई अल्पसंख्यकों यानी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के अधिकारों की। इसके लिए हमारे संविधान में है आर्टिकल 350। ये हमारे संविधान की खूबसूरत और समावेशी सोच को दिखाता है। आर्टिकल 350 में दो बहुत ही अहम बातें हैं। पहली, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा जो उनके हितों की रक्षा करेगा। और दूसरी बात जो कि बहुत बहुत जरूरी है वो ये कि भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन उनकी अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग में मिलनी चाहिए। ये उनका संवैधानिक अधिकार है।
तो देखिए, एक तरफ जहां आर्टिकल 350 अधिकारों की सुरक्षा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 351 केंद्र सरकार यानी यूनियन गवर्नमेंट को एक खास मिशन, एक खास जिम्मेदारी देता है, और वो है हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। तो ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं 349, 350 और 351, ये सब मिलकर भारत की भाषा नीति का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। इसमें अधिकारों की सुरक्षा भी है और एक भाषा का प्रचार भी है। इन दोनों के बीच एक कमाल का संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। तो आर्टिकल 351 के तहत केंद्र सरकार के 3 मुख्य काम हैं। पहला, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। दूसरा, हिंदी को ऐसा बनाना कि वो भारत की मिलीजुली संस्कृति, जिसे हम कंपोजिट कल्चर कहते हैं, उसकी आवाज बन सके। और तीसरा, हिंदी की शब्दावली को, उसकी वोकैबुलरी को संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं से शब्द लेकर और ज्यादा समृद्ध बनाना। और ये स्लाइड इस पूरे संतुलन को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। सोचिए, एक तराजू के एक पड़ले पर है आर्टिकल 350, जो प्रोटेक्शन यानी संरक्षण की बात करता है, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, और दूसरे पड़ले पर है आर्टिकल 351, जो प्रमोशन यानी प्रचार की बात करता है, हिंदी भाषा के विकास की। प्रोटेक्शन और प्रमोशन का यही संतुलन हमारे संविधान की खूबसूरती है। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, एग्जाम के लिए फटाफट रिवीजन। जो कुछ भी हमने समझा उसे एग्जाम के लिए याद कैसे रखें, यह है आपकी क्विक रिवीजन गाइड। ये टेबल बहुत काम की है, चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम से ठीक पहले बहुत मदद मिलेगी। बस ये कीवर्ड्स दिमाग में बिठा लीजिए। 348 मतलब डिफॉल्ट लैंग्वेज यानी इंग्लिश, 349 मतलब स्पेशल कंडीशन यानी बदलाव की शर्त, 350 मतलब प्रोटेक्शन यानी अल्पसंख्यकों का संरक्षण, और 351 मतलब प्रमोशन यानी हिंदी का प्रचार। बस इतना याद रहा तो सवाल गलत नहीं होगा। और आखिर में एक सवाल, संरक्षण और प्रचार का ये जो संवैधानिक संतुलन है, ये आज के भारत की पहचान को किस तरह से बनाता है? ये सिर्फ कानून के अनुच्छेद नहीं है, बल्कि ये हमारी अनेकता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी की असली कहानी कहते हैं। उम्मीद है इस विश्लेषण से एग्जाम की तैयारी में जरूर मदद मिलेगी।